नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पे। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा और एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, जो कि टॉपिक रहने वाला है बायोलॉजी का। इस पर हमने 2 क्लासें ले ली हुई थी। इससे पहले कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के सारे भाग हमने पढ़ लिए थे। आज हम इस क्लास को लेकर आए हुए हैं DNA और RNA के बारे में है। आज पोस्टमार्टम करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टिश्यू किसे कहते हैं, ऊतक किसे कहते हैं। पहली वीडियो में आप लोगों ने बहुत बेहतरीन प्यार हमको दिखाया था और ऐसे ही प्यार आपका बना रहे। इससे पहले बच्चों ने डिमांड कर दी कि सर इंग्लिश में, है ना, जब दूसरी क्लास हमने लाए थे 20 क्वेश्चन की सीरीज लाए थे, उसमें हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में था। इसमें भी इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में है ना। आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे चीजों को। यहां पर मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है। बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को पढ़ने वाले हैं। क्या क्या एग्जाम में आ सकता है वो सारी चीजों को हम फोड़ने वाले हैं। सबसे पहले DNA और RNA संपूर्ण सिद्धांत परिचय आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि RNA और DNA होते क्या है। हमें ये तो पता होने चाहिए कि RNA और DNA हम पढ़ रहे हैं, आखिर ये हैं क्या चीज। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भैया जी, DNA का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसकी फुल फॉर्म होती है और RNA की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना, राइबो न्यूक्लिक एसिड और यहां पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। भैया जी, न्यूक्लिक अम्ल है, ये क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है जो सभी जीवों में आनुवांशिक सूचना को संग्रहित, प्रसारित और व्यक्त करने में मदद करता है। बोल रहा है कि जो DNA और RNA है ना, ये आनुवांशिकी एक गुण है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है और उनको क्या बताता है, उनका संग्रहित करता है, उनका प्रसार करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजता है, व्यक्त करने में भी मदद करता है। DNA मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जबकि RNA प्रोटीन संश्लेषण, भैया RNA में क्या था, प्रोटीन संश्लेषण और आनुवंशिक सूचना के संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो हमने स्टार्टिंग कर रखी है। इसके अंदर हम चीजें पढ़ने वाले हैं कि RNA और DNA होता क्या है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख लेंगे यहाँ पर RNA और DNA किसके बारे में क्या लिखा हुआ है, मैं समझाऊंगा आपको, आप समझ जाएंगे। ये रहा अगला चीज DNA। भैया DNA का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। DNA आखिर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले DNA की फुल फॉर्म लिखी हुई है। पहला ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि DNA की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है भैया, DNA एक द्विगुणित है ना, डबल स्टैंडर्ड, डबल हेलिक्स आणविक संरचना होती है। बोल रहा है कि जो DNA है वो द्विगुणित डबल हेलिक्स की एक क्या संरचना है जो सभी जीवों में आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है। यह कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है। भैया जी, कोशिका केंद्रक है ना, कोशिका देखा होगा, कोशिका के अंदर केंद्रक था और केंद्रक के अंदर यह DNA पाया जाता है। भैया अब इसके आकार कैसा है, इसका आकार है डबल स्टैंडर्ड, डबल हेलिक्स। अब ये दिया किसने, आगे सब कुछ है, मैं आपको बताता हूं कि डबल हेलिक्स मतलब होता क्या है। ठीक है भैया जी, DNA के अंदर क्या होते हैं, देखिए ये कुछ X प्रकार की आकृति में आपके सामने बना रहा हूं, है ना। आप लोग देखेंगे ये X, ये हमारे गुणसूत्र, ये क्या है, हमारे गुणसूत्र हैं। और अगर इस गुणसूत्र को मैं आगे की ओर खींचूं, है ना, इस गुणसूत्र को मैं आगे की ओर खींचता हूं तो मुझे इस प्रकार की आकृति दिखती है जिसे हम बोलते हैं DNA। क्या बोलते हैं, DNA। तो भैया जो गुणसूत्र होते हैं ना, हम इसी वजह से जोड़े में पढ़ते हैं। एक गुणसूत्र ये रहा, एक गुणसूत्र ये रहा, तभी हम चीजों को किस में पढ़ते हैं, गुणसूत्र। हमारे अंदर कितने गुणसूत्र हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज बताऊंगा। अब डबल हेलिक्स मतलब ये देखो, ये आकृति क्या है, ये आकृति क्या है ना, डबल हेलिक्स है। ये आकृति क्या है, डबल हेलिक्स, दो चीजों से मिलकर बनी है, ये बंद है। ठीक हो गया, तो वही ये बोल रहा है कि ये क्या होती है भैया जी, द्विगुणित होती है, डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड की होती है, जो सभी जीवों में पाई जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस में पाई जाती है, आनुवंशिक लक्षणों और अपनी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। जैसे कि हम लोग है ना, हम क्या करते हैं, हमारे जो जीन हैं, जो गुणसूत्र हैं, वो क्या करते हैं, अगली पीढ़ी में जाते रहते हैं और वहां से फिर अगली पीढ़ी में जाते रहते हैं। तो ये किसके जरिए होता है, ये DNA के जरिए होता है। भैया आगे को पढ़ते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है। अब हम संरचना के ऊपर बात करने वाले हैं। DNA एक पॉली, भैया यहां पर ध्यान से देखना, इसको नोट करना, क्वेश्चन पूछ लेगा कि DNA किस प्रकार की होती है, इसकी संरचना कैसी होती है। इसकी संरचना होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है। इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है, से बना होता है। इसकी संरचना निम्नलिखित होती है। सब कुछ डिटेल में लाया हुआ हूं। अब देखो इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, DNA मुख्यतः 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक बना होता है नाइट्रोजन बेस से, ठीक हो गया, एक बना होता है शर्करा से, एक बना होता है फास्फेट से। भैया 3 चीजें हैं जो मुख्यतः DNA बना होता है, वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो बना होता है नाइट्रोजन बेस से, दूसरा बना होता है शर्करा से, तीसरा बना होता है फास्फेट से। अब इनके अंदर भी हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
इनके अंदर भी हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, बहुत प्यारे तरीके से पढ़ेंगे, सब कुछ आपको समझाऊंगा, क्लास में पूरा याद करा दूंगा, इतनी बार आपको बताऊंगा कि चीज़ें आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएंगी और इसके बाद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट होगा तो वहाँ पर आपको याद हो ही जाएगा। अब देखिए भैया, मैंने आपसे कहा कि इसकी संरचना कैसी होती है। इसके अंदर नाइट्रोजन बेस होता है और नाइट्रोजन बेस के अंदर भी दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है प्यूरिन, क्या होता है भैया, प्यूरिन होता है, दूसरा होता है पायरिमिडीन, है ना, पायरिमिडीन, ठीक हो गया भैया। इसके अंदर प्यूरिन के अंदर भी दो क्या होते हैं हमारे, ध्यान से देखना, नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक को बोलते हैं एडिनिन और एक को बोलते हैं ग्वानिन। अब आप कहोगे गुरुजी हमें याद कैसे करना है, ये याद ऐसे करना है, देखो दो नाम है, एक प्यूरिन है एक पायरिमिडीन है, तो दोनों, एक छोटा नाम है एक बड़ा नाम है, तो भैया आपको ऐसे याद करना है एजी, एजी, ए से क्या हो जाएगा एडिनिन और ग्वानिन से क्या हो जाएगा, जी से क्या हो जाएगा ग्वानिन, ठीक है। एजी, एजी की फुल फॉर्म क्या होती है ना, बोलते रहते हैं पति पत्नी बोलते हैं एक दूसरे को, नई नई शादी होती तो बोलते हैं एजी। इस एजी का मतलब क्या है आपको पता है, इस एजी का मतलब है ए गधे, ठीक हो गया, इसका मतलब क्या है ए गधे। तो आपको याद करना है कि प्यूरिन का मतलब एजी मतलब ए गधे, ए से क्या हो जाएगा एडिनिन हो जाएगा और जी से क्या हो जाएगा ग्वानिन हो जाएगा। ये मेरे याद कराने का एक तरीका है ना, कोई भी लोग इसे क्या करेंगे दिल पर नहीं लेंगे, ये तो बस याद कराने का तरीका है कि नाइट्रोजन बेस के अंदर जो प्यूरिन है उसके अंदर दो बेस पाए जाते हैं, ए जी, ए गधे, ए से क्या हो जाएगा एडिनिन हो जाएगा, जी से क्या हो जाएगा ग्वानिन हो जाएगा। याद हो गया होगा, ठीक है। दूसरा क्या है पायरिमिडीन, ठीक है, पायरिमिडीन है, इसके अंदर होता है साइटोसिन और थाइमिन। तो पहले लिखना आप टी और सी, पहले टी लिखना फिर सी लिखना। मैं टी सी लिखना क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। पहले टी से हो जाएगा थाइमिन और सी से हो जाएगा साइटोसिन, ठीक हो गया। अभी मैं बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर भैया जी। इसी के अंदर एक शर्करा होता है और शर्करा से डीऑक्सी राइबोज, है ना, शर्करा के अंदर क्या होता है डीऑक्सी राइबोज। अब क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि डीएनए, जो डीएनए मुख्यतः तीन चीजों से मिलकर बना है भैया जी, डीएनए मुख्यतः तीन चीजों से मिलकर बना है, क्या क्या चीज, नाइट्रोजन बेस, शर्करा और फास्फेट। तो डी से आपको याद करना है, डी से आपको याद करना है, डी से क्या हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज, ठीक हो गया। जो शर्करा होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है डीऑक्सी राइबोज पाया जाता है। अगला है फास्फेट समूह, फास्फेट समूह, और फास्फेट के अंदर क्या पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने में जो मदद करता है वो हमारा क्या होता है फास्फेट होता है, ठीक हो गया। यहां पर एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चन वाला ये पूछता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितना बॉन्ड होता है। ये दो जुड़े हुए होते हैं, अभी मैं आपको संरचना बताऊंगा, तो ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इनके बीच में कितना बॉन्ड होता है। तो याद रखना ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन वाला साफ साफ आपसे पूछेगा कि बताइए एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने बंध होते हैं। भैया जी कितने बंध होते हैं, डबल बॉन्ड होता है। तो आप लिखेंगे इसको अच्छे से, ए जी अबे गधे और टी और सी, ठीक है। ए और टी के बीच में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में क्या होता है, सॉरी ए और टी के बीच में क्या होता है हमारा सिंगल डबल बॉन्ड होता है, और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आगे मैंने ये चीज़ें लिखी भी हैं नोट्स में, आप लोगों को फिर भी याद करना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला भैया जी। अब ये क्या कह रहा है यहां पर देखते हैं, बोल रहा है वॉटसन और क्रिक की डीएनए मॉडल। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या जो ये डीएनए है इसके बारे में सबसे पहले वॉटसन और क्रिक ने ही बताया था? नहीं भैया, वॉटसन और क्रिक ने सिर्फ ये बताया हुआ था कि जो डीएनए है उसकी संरचना दी हुई थी। और इसकी संरचना किस प्रकार दी हुई थी मैंने आपको बताया अभी, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार दी हुई थी, ठीक है। ये जो संरचना दी ये वॉटसन और क्रिक ने दी भैया, वॉटसन और क्रिक ने दी। ये कब दी? ये दी थी 1953 के अंदर, सन नोट करेंगे। और इसी के लिए वॉटसन और क्रिक को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। कब भैया लिखेंगे, नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था 1962 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आएगा कि वॉटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1962 में मिला था। और किस लिए मिला था भैया जी? डीएनए की जो संरचना है ना उसकी ये इन्होंने संरचना बताई थी, इसलिए इन्होंने किसकी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। अब देखिए, अब जब तुम देखोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूं, है ना, आपको हाथों हाथ दिखाता हूं, थोड़ा सा समय लगेगा, आप वेट करना। मैं आपको सीधे दिखाता हूं, यहां पर सीधे ले चलता हूं, यहां पर देखिए। अब आप देखेंगे, अब आप चीज़ों को भली भांति समझ पाएंगे, भली भांति समझ पाएंगे, चीज़ों को समझना है। ये रहा, ठीक है,
यहां पर आप समझेंगे, ये रहा आरएनए, भैया ये रहा डीएनए। अभी मैं डीएनए के बारे में बता रहा हूं। मैंने कहा था डबल हेलिक्स होती है, ये देखो डबल हेलिक्स, यही तो डबल हेलिक्स है। अब इसके बीच में भी ना आप लोग एज ये देख रहे होंगे, देखो ये जुड़े हुए हैं। तो भैया मैंने आपको क्या बताया था, ए जी बताया था ना। मान लेते हैं यहां ए और जी नीचे से लिखूंगा, ए जी और टी सी, यही तो बोला था। तो ए और टी के बीच में क्या होता है भैया, डबल बॉन्ड, मैंने बताया था। तो यही जुड़े हुए हैं, जी टी, फिर यहाँ पर क्या जाएगा ए टी, फिर क्या आ जाएगा जी टी। तो ये जो जुड़े हुए हैं ना, ये वही चीज़ है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। और डबल हेलिक्स मतलब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका संरचना डबल हेलिक्स है। बाकी ये चीज़ें अभी हम आगे पढ़ेंगे, इतना आपको अभी नहीं समझना है, क्योंकि आगे मैं आपको समझा रहा हूँ पीडीएफ में। बहुत मेहनत से ये पीडीएफ बनाई है, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो भैया वॉटसन और क्रिक के डीएनए मॉडल आपको बता दिया था, हमने नोट कर लिया होगा। डीएनए दो समांतर स्टैंडर्ड से बना होता है, ठीक है, डबल हेलिक्स होता है। ये किसने बताया था, ये बताया था वॉटसन और क्रिक ने, ठीक है। आगे को देखिए, यह एक सर्पिल संरचना में व्यवस्थित होती है भैया जी, इंग्लिश में भी लिख दिया एंटी पैरेलल। और बाकी आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन बेसों के बीच हाइड्रोजन बंध होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ग्वानिन और साइटोनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, भैया यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा लेना, ठीक है। ATGC ये मैंने आपको पहले ही याद करा दिया है। ये किसके अंदर होते हैं, ये भी याद करा दिया है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। डीएनए की विशेषता क्या होती है भैया, ये देख लेते हैं। आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये आनुवांशिक निर्देशों को संग्रहित करता है, ठीक हो गया। प्रतिलिपि, यह अपनी सटीक प्रतिलिपि बनाकर गुणसूत्र में विभाजित होता है, ठीक हो गया भैया। स्थिरता, इसकी दोहरी श्रृंखला इसे अधिक स्थिर बनाती है, ठीक हो गया। बोल रहा है कि डबल हेलिक्स है, इससे ये स्थिर रहता है। भैया स्थिति मुख्य रूप से कोशिकाओं के नाभिक में ये पाया जाता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि नाभिक के अंदर पाया जाता है। अब मैं आपसे चीज ये कहूंगा कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक गुणसूत्र बनाया, ठीक है। मानव के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं भैया, जल्दी बताएंगे, 23 जोड़े, या फिर आप बोल सकते हैं 46 गुणसूत्र। मैं आपसे बोलूंगा कि चिंपैंजी में कितने पाए जाते हैं भैया, बताइए चिंपैंजी में कितने पाए जाते हैं, जल्दी बताएंगे भैया जी। आप बोलोगे 24 जोड़े, 24 जोड़े का कहने का मतलब हो गया 39 गुणसूत्र। मैं कहूंगा बंदर के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, आप लोग कहोगे 21 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 21 दूनी 42। अब मैं बहुत बेहतरीन चीज आपको बता रहा हूं, चीजों को समझना है, रटना नहीं है। यहां देखो, ये है डीएनए, ठीक हो गया। डीएनए नहीं, मैं बनाता हूं सीधे गुणसूत्र की संरचना। ये रही गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र का आकार कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, क्योंकि दो, एक ही गुणसूत्र ये रहा, एक ये रहा, दो मिल गए भैया। अगर मैं इसे खींच दूं, है ना, पहले हमने देखा एक कोशिका निकाली, है ना, ये हमारी कोशिका थी, कोशिका को हमने निकाला, उस कोशिका को हमने जूम करके देखा। जब जूम करके देखा तो उसके अंदर हमें क्या मिला, एक केंद्रक मिला भैया, केंद्रक मिला। और केंद्रक के अंदर हमें क्या मिला, गुणसूत्र मिला, ये मिला गुणसूत्र। और फिर देखा कि इस गुणसूत्र के अंदर क्या है, फिर इसे नोचा और फिर खींचा और जूम करके देखा तो भैया हमें क्या मिले, यहाँ डीएनए मिले। और फिर इस डीएनए को और खींचा, और इसे ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जिन, है ना। कहां पर खींचू भैया, इसे खींच के आप सोच लेना कि ये खींच दिया है मैंने फिर से, और ये हमें जो मिलते हैं, अब क्या मिलते हैं, जिन मिलते हैं। ये क्या मिलते हैं, जिन मिलते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं जिन को समेटूं तो डीएनए बन जाएगा, डीएनए को समेटूं तो क्या बन जाएगा भैया जी, मेरे गुणसूत्र बन जाएगा। अब क्वेश्चन कभी पूछ लेगा, वैसे नहीं पूछेगा तुम लोगों से कि भैया एक जिन के बीच में जो एक जिन की लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो आप लिख लेना 34 एंगस्ट्रॉम होती है ना। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये बहुत बेहतरीन जानकारी आपको बता दी है कि भैया गुणसूत्र थे, गुणसूत्र को खींचा, डीएनए मिले, डीएनए को खींचा तो क्या मिल गया, जिन मिल गया, ठीक है। समझ में बातें आ गई होंगी। बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप चीज़ों को समझेंगे, अगर आप मेरे साथ समझेंगे चीज़ों को तो आपको क्लास में ही चीज़ें मैं याद करा दूंगा। अगला है डीएनए के कार्य भैया, क्या इसके कार्य हैं, आनुवांशिक जानकारी का भंडारण हस्तांतरण करना, ठीक हो गया। कोशिका के कार्यों और प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना इसका काम है। कोशिका वृद्धि और विभाजन में ये क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आरएनए को, डीएनए का पोस्टमार्टम कर दिया है भैया। अगला क्या है, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होती है। आरएनए एक एकल श्रृंखला भैया, जिसमें कितनी श्रृंखला होती हैं, एक ही श्रृंखला होती हैं, ठीक है। इससे पहले डबल था, इसकी एक ही श्रृंखला होगी, सिंगल स्टैंडर्ड है। न्यूक्लिक एसिड है, ठीक हो गया, जो प्रोटीन संश्लेषण और आनुवांशिक अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब भैया यहाँ क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। याद करेंगे संरचना कैसी होती है भैया, फिर वही चीज़, तीन चीज़ से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस, शर्करा और शर्करा
फास्फेट समूह, ठीक है। फिर वही चीज़ बोलूँगा प्यूरिन और पैरिमिडीन, है ना, Ag और T। अब यहाँ पर देखना, वहाँ क्या था भैया, TC था, यहाँ T नहीं होता है, यहाँ T नहीं होगा, यहाँ पर T की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिखा भी है कि थायमीन के स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। और यही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देता है, फैक्ट बना के पूछ देगा कि बताइए आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या होता है, तो आप लोग बोल दोगे कि ये तो साफ साफ पढ़ा हुआ था हमें, यूरेसिल होता है, यू से यूरेसिल, ठीक हो गया। अगला क्या हो जाए, शर्करा क्या होता है भैया, राइबोज होता है। और फास्फेट समूह क्या होता है, वही चीज़ न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, यहाँ कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। बस आपको याद करना है कि यहाँ थायमीन नहीं होता है, थायमीन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। भैया आरएनए के प्रकार, क्या आरएनए के भी प्रकार होते हैं? हाँ भैया, आरएनए के भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं आरएनए के प्रकार? भैया मैसेंजर आरएनए अलग होता है, आपने देखा होगा, mRNA, एम छोटा होता है। दूसरा राइबोसोम आरएनए, भैया आर स्मॉल, आरएनए बड़ा, ठीक है। और अगला होता है क्या, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। इनके बारे में मैंने हल्की बहुत चीज़ें लिखी हैं, आप देख सकते हैं। डीएनए से आनुवंशिकता को कोड को नकल करता है, ये कोडों की क्या करता है, नकल करता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश ले जाता है। भैया जो क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए आरएनए के अंदर वह कौन सा आरएनए है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश ले जाता है, तब आप बोलोगे वो तो मैसेंजर वाला है, एम वाला है, ठीक हो गया। राइबोसोम आरएनए के अंदर क्या है भैया जी, प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम बनाता है, ये राइबोसोम बनाता है, ये निर्देश ले जाता है, ये सिर्फ संकेत लेके जाता है, लेकिन बनाता कौन है राइबोसोम को, भैया जी आरएनए बनाता है। ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है, ये किसका काम है, टीआरएनए का ये काम है, ठीक हो गया। बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगला देखते हैं आरएनए की विशेषता क्या है। एकल श्रृंखला है भैया, ये हमने पहले ही पढ़ दिया है। डीएनए के विपरीत यह एकल श्रृंखला है, ठीक है, वहाँ डबल था, यहाँ एकल है, सिंगल है। अस्थिर है भैया, यह डीएनए की तुलना में थोड़ा कम स्थिर है, स्थिर मतलब स्टेबल नहीं है ये, ठीक हो गया। अगला प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका, यह डीएनए से कोड लेकर प्रोटीन निर्माण करता है, ठीक हो गया। अगला है स्थान, कोशिका नाभिक और साइटोप्लाज्मा में एक कार्य करता है। एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि भैया डीएनए और आरएनए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक हो गया। आप लोग इसका आंसर देंगे मुझे कि कहाँ कहाँ, सॉरी गुणसूत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आप लोग मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे, है ना। इतनी जानकारी आप निकाल सकते हैं। आरएनए के कार्य, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता होता है, ठीक हो गया। डीएनए में राइबोसोम तक आनुवंशिकता को कोड पहुंचाता है, ठीक है भैया। कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी ये कार्य करता है, जैसे HIV। निष्कर्ष क्या निकला, हमने पढ़ तो लिया आरएनए डीएनए, आखिर निष्कर्ष तक हम क्या पहुंचे, निष्कर्ष ये पहुंचे कि क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, जो कोशिका विभाजन से पहले क्रोमोसोम में बदल जाता है, भैया ठीक हो गया। क्रोमोसोम आनुवंशिक पदार्थ को व्यवस्थित रूप से कोशिकाओं में वितरित करने में सहायता करता है। दोनों का मुख्य कार्य डीएनए को संगठित रखना और आनुवंशिक जानकारी को संरक्षित करना है। ये है आरएनए और डीएनए के बारे में, ठीक है। आरएनए डीएनए से जितने क्वेश्चन आ सकते थे मैंने पूरा बता दिया है कि कितने प्रकार के आरएनए डीएनए क्या क्या चीज़ें हो सकती थी, किसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, किसकी आकृति कैसी होती है ना। Ag TC किसका किसके किसके वजह में कितना डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। डीएनए मुख्यतः कितने प्रकार से मिलकर बना होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसका पोस्टमार्टम और करा है, एक बार देखना क्या ये क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार पूरा मैं यहाँ पर थ्योरी लिख के लाया हूँ इनके लिए, क्लियर है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर क्या क्या था। संरचना इसकी दोहरी श्रृंखला थी भैया जी, इसकी एकल श्रृंखला थी आरएनए में, ठीक है। याद कराने का तरीका है, शर्करा इसमें क्या था, डीऑक्सी, डी से डीऑक्सी बताया था, राइबोज भैया यहाँ सिर्फ राइबोज था, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन बेस क्या था, थाइमीन मौजूद था भैया जी, यहाँ थाइमीन की जगह क्या था, यूरेसिल मौजूद था, ये मैंने आपको बता दिया है। कार्य क्या था, आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करना था और इसका प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना था, किसका, आरएनए का। भैया जी ये स्थिरता इसकी अधिक है और ये कम स्थिर है। स्थान नाभिक में पाया जाता है, नाभिक और साइटोप्लाज्मा में ये पाया जाता है। ये थी आज की क्लास। अभी रुकिए, अभी तो बहुत कुछ है ना, आगे को पढ़ा देते हैं क्योंकि समय बहुत कम है हम लोगों के पास। तो मैं यहाँ पर एक टॉपिक मैंने और ज्वाइंट किया है, टॉपिक का नाम है पादप एवं जंतु उत्तक तंत्र, ठीक है। नोट करेंगे आप लोग।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा डीएनए आरएनए। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी स्पीड तेज़ है तो आप लोग कमेंट कर दें कि सर थोड़ा सा धीरे कर दीजिए, मैं इसको धीरे कर दूंगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें सही हैं, क्योंकि मैं चीज़ें बहुत बार बोलता हूँ ना, एक चीज़ को मैं 5-5, 6-6 बार बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, इसी वजह से बोलता हूँ। लेकिन अगर आपको फिर भी मेरी स्पीड तेज़ लगती है तो आप मुझे एक कमेंट कर दें कि सर थोड़ा सा तेज़ हो रहा है, आप धीरे करिए। लेकिन ये नोट्स बहुत बेहतरीन है, मैं टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स विक्ट्री पर इसको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। भैया पादप एवं जंतु उत्तक, अब ये उत्तक होते क्या हैं? ठीक है, ये टिश्यू हैं क्या? टिश्यू हैं क्या भैया? हमने कोशिकाएं पढ़ ली ना। अगर एक समान कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं अगर मिल जाती हैं तो वो उत्तक का निर्माण करती हैं। कल मैंने आपको बताया था कि घर बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले ईंट लाते हैं, ईंटों को जोड़ के दीवार बनती है, दीवारों को जोड़ के घर बन जाता है। ईंट, दीवार को जोड़ा, कमरा बना, कमरे से घर, 4 चीज़ें थी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था भैया? हमने कोशिकाओं को जोड़ेंगे तो उत्तक बनेगा। अब उत्तक किसे कहते हैं? ठीक है, हम टिश्यू किसे कहते हैं? कोशिकाओं का एक समूह होता है जो समान संरचना और कार्य करते हैं। भैया मैंने पहले ही बोल दिया कि समान कोशिकाएं जुड़ के ही उत्तक का निर्माण करती हैं। पादप और जंतु उत्तक तंत्र का कार्य जीवों के शरीर में वृद्धि, विकास और विभिन्न जैविक क्रियाओं का संचालन करना होता है। यह आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सब कुछ आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से बना के लाया हूँ। ये पीडीएफ मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, हर एक छोटी से छोटी चीज़। ठीक है, पादप उत्तक तंत्र। भैया जी, पादप उत्तकों के प्रकार, पादप उत्तक 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित होता है। ठीक है, पादप उत्तक अलग होंगे, जंतु उत्तक अलग होंगे। ठीक है, तो पहले पादप के बारे में बात करते हैं। पादप 2 प्रकार के होते हैं बोल रहा है। ठीक है, पहला स्थायी उत्तक। ये उत्तक विभाजन क्षमता खो चुके होते हैं और विशिष्ट कार्यों के लिए अनुकूलित होते हैं। भैया ये अपनी विभाजन क्षमता को खो चुके हैं, ये बटेंगे नहीं अब, ठीक हो गया, और विशिष्ट कार्यों के लिए अनुकूलित होते हैं। भैया जो स्थायी उत्तक हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला सरल उत्तक, सिंपल टिश्यू, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए सरल उत्तक कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मुख्य रूप से पौधों को संरचना और मजबूती प्रदान करते हैं। क्वेश्चन बोल देगा कि पौधों को संरचना और मजबूती कौन से उत्तक प्रदान करते हैं? आप बोलोगे सरल उत्तक, सिंपल टिश्यू। भैया जी इसके उदाहरण, पेरेकाइमा भोजन भंडारण और प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन बोल देगा काले काइमा, है ना, काले काइमा किसके लिए आता है? भैया जी आप बोलोगे लचीलापन प्रदान करता है। भैया क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा उत्तक है जो पेड़ पौधों को लचीलापन प्रदान करता है ना। आप देखते हैं पेड़ कभी इधर मुड़ जाते हैं, तो वो किसकी वजह से, किस टिश्यू की वजह से, है ना, काले काइमा की वजह से। अगला है स्क्लेरोकाइनमा। ठीक हो गया, कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। तो आप ये तीनों चीज़ों को नोट करेंगे कि कौन भंडारण और प्रकाश संश्लेषण करता है, कौन लचीलापन देता है, कौन कठोर और मजबूती प्रदान करता है, किसको? पेड़ पौधों को। ठीक है, तो इन टिश्यू के आप लोग नाम लिखेंगे, ये एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए थे। भैया आपने कहा कि 2 प्रकार के होते हैं पादप, लेकिन दूसरे पादप उत्तक 2 प्रकार के, एक तो हमने पढ़ लिया सरल, दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसे बोलते हैं जटिल उत्तक। ठीक है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये बहुत प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। जल और पोषक तत्वों का सम्मोहन करता है। ये जल को भी ले जाता है और पोषक तत्वों को भी ले जाता है। भैया उदाहरण के लिए जाइलम, जौ से जल और जौ से जाइलम। ठीक है, जाइलम जड़ से पत्तियों तक जल को परिवहन करता है। आप लोग इसे याद करेंगे, जौ से जाइलम, जौ से जल, ये जल को ले जाता है विभिन्न भागों तक। ठीक हो गया। भैया जी फ्लोएम, पत्तियों में अन्य भागों से भोजन का परिवहन। भैया भोजन बनता है पत्तियों में, उस भोजन को पूरे पेड़ को देता है। ये किसका काम होता है? ये काम होता है फ्लोएम का। ठीक है, अगला है विभ्योजोतक उत्तक। भैया 2 प्रकार के उत्तक होते हैं, पहले के अंदर भी 2 पार्ट थे और इसके अंदर आ गया विभ्योजोतक उत्तक। ये उत्तक लगातार विभाजन करके नए उत्तकों का निर्माण करते हैं। ठीक हो गया। प्रकार एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगला है लेटर मेरिस्टेम। भैया जी जड़ों और तनों की लंबाई बढ़ाता है। क्वेश्चन बोल देगा कि किस उत्तक की वजह से पौधों की लंबाई बढ़ती है? जड़ों और तनों की लंबाई बढ़ती है। भैया वो कौन है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है मैंने, आप लोग इतना तो समझते ही हैं। ठीक है, अगला है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से क्या होता है? उत्तकों की मध्यवर्ती वृद्धि होती है। ठीक हो गया।
लेटरल मेरिस्टेम की वजह से क्या होता है, मोटाई और मजबूती बढ़ती है। क्वेश्चन बोलेगा जो पेड़ पौधे हैं वो मोटे किस ऊतक की वजह से होते हैं, आप लोग कहोगे लेटर मेरिस्टेम की वजह से होंगे। ये फिर से 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका दिया हुआ है। अगला चलते हैं भैया जंतु ऊतक। अभी हमने 2 प्रकार के ऊतक पढ़े, पादप ऊतक पढ़े, ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू जो हमारे अंदर होते हैं। सबसे पहला एपिथेलियस ऊतक, शरीर की सतह को ढकने और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने का कार्य करता है। भैया जो हमारे आंतरिक अंगों को ढक रहा है ना, वो कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल ऊतक उसे कहते हैं। ठीक है, प्रकार सरल एपिथेलियम और स्तरीय एपिथेलियम। ठीक हो गया। एक परत होती है जैसे स्क्वेमस, भैया क्यूबाइडल और कॉलमर। ठीक हो गया। और स्तरिक एपिथेलियम क्या होता है, कई परतों वाला ऊतक होता है जो घर्षण से बचाव करता है। ठीक हो गया। ज़्यादा यहाँ से कोई ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्यूबाइडल में किस प्रकार की ऊतक पाए जाते हैं, तब आप कहोगे एपिथेलियल ऊतक या सरल एपिथेलियम ऊतक आ सकता है। ठीक हो गया। अगला है संयोजी ऊतक, आपने पढ़ाई है, शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है और समर्थन प्रदान करता है। भैया जी संयोजी ऊतक के भी प्रकार हैं, दिख रहे हैं आपको, अस्थि ऊतक, उपास्थि ऊतक, रक्त और रंध्र युक्त ऊतक। आपको पता है रक्त एक संयोजी ऊतक है, आपको पता है ना। ठीक है, रक्त एक क्या है, पोषण तत्वों और गैसों का परिवहन करता है रक्त, ये एक संयोजी ऊतक है। भैया जी अस्थि ऊतक क्या होता है, कठोर ऊतक, शरीर को समर्थन देता है। भैया जी जो अस्थि है ना, अस्थि मतलब तो पता होगा ना, बोन टिश्यू, जो बोन टिश्यू है ये क्या करता है, शरीर को समर्थन करता है, कठोर ऊतक बनाता है। उपास्थि क्या होता है भैया जी, लचीला और मजबूत ऊतक ये बनाता है। और रंध्रयुक्त ऊतक अंगों को जोड़ के रखता है। ये 4 प्रकार के टिश्यू जो हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि अस्थि, उपास्थि, रक्त और रंध्रयुक्त इनका काम क्या है। रक्त का काम क्या है, पोषण तत्वों और गैसों का परिवहन करना। मैं कहूँगा अस्थि ऊतक का क्या काम है, कठोर ऊतक और शरीर को समर्थन प्रदान करना। मैं कहूँगा उपास्थि का क्या काम है, आपको होगा लचीला और मजबूत ऊतक बनाना। भैया जी रंध्रयुक्त का काम क्या है, अंगों को जोड़ने में जोड़कर बनाए रखना। ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। ये रहा अगला पेशी ऊतक। भैया पेशी ऊतक क्या होता है, संकुचन और गति के लिए उत्तरदायी होता है। जो आप गति करते हो, संकुचन करते हो ना, वो पेशी ऊतक से करते हो। मृदु पेशी, धारीदार पेशी, हृदय पेशी, ये 3 प्रकार की पेशियां हैं किसके अंदर, पेशी ऊतक के अंदर। आंतरिक अंगों में पाया जाता है भैया कौन, मृदु पेशी। कंकाल की मांसपेशियों में पाया जाता है कौन, धारीदार पेशी। भैया जी केवल हृदय में पाया जाता है कौन, हृदय पेशी, कार्डिक मसल्स। भैया अगला तंत्र है तंत्रिका ऊतक, संवेदी संदेशों के प्रसारण के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें न्यूरॉन्स नामक कोशिकाएं होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे कि न्यूरॉन्स नामक जो तंत्रिकाएं हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो कहाँ होती हैं, तंत्रिका कोशिका के अंदर ये पाई जाती हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे, पीडीएफ में भेज दूंगा। और ये रहा निष्कर्ष क्या निकला, क्योंकि ऊतक छोटा सा चैप्टर था तो मैंने आपको इसी में बता दिया सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। भैया निष्कर्ष, पादप ऊतक मुख्य रूप से संवहन, संरक्षण और समर्थन प्रदान करते हैं। ठीक है, जो पादप ऊतक थे, ठीक है, जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। जंतु ऊतक गति, समर्थन, सुरक्षा और संचार में सहायता करते हैं। पौधों और जंतु दोनों ऊतक उनकी भौतिक और जैविक आवश्यकताओं के अनुसार विशेषीकृत होती हैं। आपको समझ में आ गया होगा। पहले आरएनए पढ़ाया, फिर डीएनए पढ़ाया, फिर पढ़ाया टिश्यू किसे कहते हैं, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। और वीडियो आपको ये जरूर पसंद आई होगी अगर आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई नहीं आई, जो भी आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं मिलूँगा कल एक फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।